तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का। और कल जैसा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अपना चैप्टर कर रहे थे और इसमें हमने आर्टिकल 15 और 16 को समझा था और जाना था। ठीक है। और किस तरीके से क्या क्या इसमें प्रोविजंस है उसको बहुत ही डिटेल में किया था। साथ में इंदिरा साहनी केस के बारे में भी क्या उसके वर्डिक्ट्स वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, उसको भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग जो क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक्स से पहले करते हैं, जो कि एक तरीके से कहिए तो आपको कहीं पे भी आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू में आपको मदद करेंगे। देखिए, जब भी रिजर्वेशन का बात आती है, जब भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो एक चीज तो ये हमेशा है कि एक ये इशू एक ऐसा है जिस पे हमेशा सोसाइटी डिवाइडेड रहती, कुछ फेवर में रहते हैं, कुछ अपोज में रहते हैं। ठीक है। ये तो है जिसको आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपके मेंस में आंसर राइटिंग में आ जाए, तब आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आपकी पर्सनल थिंकिंग कुछ भी हो, आपकी पर्सनल थिंकिंग कुछ भी हो, लेकिन वहां पर तो आपको एक ऐसा आंसर देना होगा जिसमें सभी लोग सेटिस्फाइड रहें। तभी आप अपने सिलेक्शन के बारे में या फिर अच्छे मार्क्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वहां पर तीन क्वेश्चंस की जैसे हम पहले बात करते हैं। तीन क्वेश्चन कौन कौन से हम बात करते हैं? एक बेसिक क्वेश्चन, क्या रिजर्वेशन देना सही है? रिजर्वेशन देना क्या सही है? आरक्षण विचारधारा सही है या नहीं है? और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? क्या कहता है? ठीक है। आरक्षण रिजर्वेशन करेक्ट है, पॉलिसी इसकी सही है, फिलॉसफी ये सही है नहीं, या सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपना मत रखता है? और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है? मान लीजिए कि कुछ समय पहले जैसे वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, वीकर सेक्शंस को एक्स्ट्रा अप टू 10% तक का क्या कर दिया गया है, रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही कदम है या सही कदम नहीं है? अगर सही कदम है तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, थर्ड क्या बनता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में सिर्फ रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है? क्या रिजर्वेशन को एम्प्लॉयमेंट का एक टूल समझा जाना चाहिए या रिजर्वेशन को एम्प्लॉयमेंट का एक टूल नहीं समझा जाना चाहिए? ठीक है। ये तीन बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे कहीं पे भी या तो पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो एक एक करके पहले इनका हम आंसर देखते हैं, उसके बाद में हम आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका आंसर तो ऑलरेडी हम वैसे आपको कल भी दे चुके हैं। आपको अगर इंदिरा साहनी केस के सारी चीजें पता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं वो अगर आपको याद है तो आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो देखिए, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को जहां तक बात है क्या कि आपको रिजर्वेशन अगर देना है तो उनको क्या प्रोविजंस होने चाहिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमेशा से चर्चा होती रही है। ठीक है। और इसीलिए जब जनता पार्टी की एक सरकार बनी थी, कब? इमरजेंसी के बाद में 1976 में, के बाद 1975 में इमरजेंसी आ गई थी, उसके बाद में 77 के राउंड में जब इनकी सरकार बनती है तो इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए एक कमेटी बनाई थी कि इनको किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में ले आया जाए, मंडल कमीशन के नाम से जिसको आप जानते हैं, मंडल आयोग। ठीक है। मंडल कमीशन के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी और ओबीसी कैटेगरी को भी रिजर्वेशन की बात की थी। ठीक है। सॉरी, मैं अभी चैट देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग, मैं लास्ट में सब डिस्कस कर लूंगा जो भी आप लोग के डाउट्स वगैरह होंगे। ठीक है। तो मंडल कमीशन को जब वीपी सिंह ने लागू कर दिया
तो उसके बाद में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उन्होंने जो जो सजेशंस दिए थे, जब उसको लागू कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, जिसको इंदिरा साहनी केस के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जो ये बताती हैं कि रिजर्वेशन सही है या नहीं है। जो भी लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि आज हम लोग कर क्या रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही की है। इसमें हम 3 क्वेश्चंस जो हैं, एक इंटरव्यू या मेंस के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है तो उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। पहला कि क्या रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। और इसके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन अभी हाल फिलहाल में दिया गया वो सही है या नहीं सही है, अगर सही है तो उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं और उसको कैसे दूर किया सकता है। और थर्ड पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिजर्वेशन को एज अ एम्प्लॉयमेंट टूल समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे होते, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सोसाइटी हमेशा एक बटी तो रहती है, जिसपे कोई भी कह दे कि अगर वो कहता है कि हाँ न्यूट्रल है तो वो गलत कहता है। मन में सबके कुछ ना कुछ विचार होते हैं, बट अगर इंटरव्यू में या क्वेश्चन कहीं मेंस में उससे तरह से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसपे हम पहले टॉपिक पर अपने हैं। और पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या सही है या नहीं है। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट ये है, ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार आया। विराट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पहले कह रहा हूं कि बार बार नए नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस में एकदम से लेता रहूंगा तो मैं क्लास आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, हम लास्ट में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही एकदम से आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में पहले से आया। जॉन रॉल्स जैसे जो फिलोसफर हुए हैं, विचारक हुए हैं, इन्होंने पहले भी कहा है कि अगर आपको किसी जगह पे कहीं पर आपको किसी सोसाइटी के किसी तबके को आगे बढ़ाना है, किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, कहीं किसी एग्जाम में या फिर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करना है, तो जो पिछड़े लोग हैं उनको आप आगे बढ़ाने के लिए कुछ आप उसमें प्रोविजंस कर सकते हैं। ये जॉन रॉस जैसे विचारकों का मानना था और ऐसा ही कुछ यूएसए में भी किया गया। आज हम लोग जब भी एग्जाम्पल देते हैं कहते हैं कि यूएसए में ऐसा है, यूएसए इसलिए डेवलप हो गया कि वहां पर रिजर्वेशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ऐसा नहीं है, यूएसए ने भी इस फिलॉसफी को अपनाया था। आज यूएसए को डेमोक्रेसी को 250 साल हो चुके हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलती हैं सारी चीजें, लेकिन यूएसए ने भी इस चीज को अडॉप्ट किया। और वहां पे रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन कोई निगेटिव चीज नहीं है। रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव है, सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जिसका एम क्या है? जिसका एम ये है कि सोसाइटी में भी जो भी बैकवर्ड क्लास लोग हैं उनको सोसाइटी में आगे लाया जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, 3, 4 और 5 में क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जो भी एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर वुमेन, चिल्ड्रेन, इन सब के लिए क्या किया जा सकता है? स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करते हुए कुछ पॉलिसीज स्कीम बना सकती है, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देने की बात की जा सकती है जो कि गवर्नमेंट एडेड है या प्राइवेट रन है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो बताए गए हैं जिसके बारे में हमने कल बहुत ही डिटेल में बात की थी, ठीक है। तो उसके बाद में जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम थे कि मंडल कमीशन जब आया तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को जब लागू कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट लोग गए, जिसको हम इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। और इसी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, इन गाइडलाइंस के बारे में भी हमने कल बात की थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सोशली और बैकवर्ड जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन भारत में जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म है,
उसमें भी कई कास्ट ऐसे हैं, कोई जातियां प्रजातियां ऐसी हैं जो आज भी बहुत ही बैकवर्ड क्लास हैं, पिछड़ी हुई हैं, और उनको सोसाइटी में आगे मुख्य धारा में लाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उनको भी मुख्य धारा में लाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए इसलिए क्या करना चाहिए सरकारों को, या फिर राज्य को क्या करना चाहिए कि वो अगर उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। और साथ ही उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक सेक्शन देखने के लिए उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी देख लेना चाहिए, वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी पॉवर्टी स्टेटस क्या है, इन सब चीजों को देखना चाहिए। एक तो इन्होंने ये गाइडलाइन दी। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि रिजर्वेशन जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है 50% होना चाहिए। 50% से अधिक रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता है। और इन्होंने क्या कहा था, एससी एसटी के लिए कोई भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई अब ये क्वेश्चन कहे कि क्या रिजर्वेशन सही चीज है क्या नहीं है, तो आपको जवाब में क्या लिखना है। एक तो ये निगेटिव नहीं है, यानी कि क्या है, ये एक सही चीज है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये सही चीज है। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा भेदभाव है जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए किया गया है। इस कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तर्क आपको कुछ देने होंगे, सिर्फ आपकी बात से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात को कुछ भी रख दीजिए, लेकिन आपको उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस भी देने होंगे। तो आप एग्जाम्पल क्या देंगे, जॉन रॉल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको दे सकते हैं, दे सकते क्या, उसको आपको देना होगा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके प्रोविजंस बनाए गए हैं, किस पर्पस से बनाए गए हैं, जिनको हमने कल डिस्कस किया था, वो आपको देना होगा। और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपने गाइडलाइंस में इसको सही ठहराया है, और इसके सारे जो क्लॉजेस हैं उसको भी बताया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को बताते हुए आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अब हमको बढ़ना कहां पे है, अपने दूसरे क्वेश्चन पर जाना है। ठीक, अपने दूसरे क्वेश्चन पर जाना है और जानना है कि वीकर सेक्शंस को जो 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है, अप टू 10% तक का जो रिजर्वेशन दिया है, क्या वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, इसको हम जानते हैं। और क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस नहीं हो सकते हैं, उसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस हो सकते हैं। तो देखिए, जहां तक आरक्षण की बात आती है, जहां तक आरक्षण की बात है, उसमें एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मेरा पेन टेप का कनेक्शन थोड़ा छूट जा रहा है, अभी ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली सेक्शन जो है इसकी बात करते हैं। आर्थिक आधार पर जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई उसकी बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन जो आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए, ये कॉन्सेप्ट में तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इवन इंदिरा साहनी के केस में भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इंदिरा साहनी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पॉवर्टी लाइन भी देखनी चाहिए, पॉवर्टी लाइन भी देखनी चाहिए, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी देखना चाहिए, किस तरीके से उनके पास रोजगार है कि नहीं है, अगर रोजगार है तो अपनी दिनचर्या चला सकते हैं कि नहीं, जीविका चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही कि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली कोई पिछड़ा हुआ है, और सरकार ऐसी प्रोविजंस करती है कि वो आगे आ सकें, आगे बढ़ सकें, समाज की मुख्य धारा में आ सकें, तो किसी भी एंगल से ये कॉन्सेप्ट में तो कोई कमी नहीं दिखती है, कॉन्सेप्ट तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा माना है। और अगर आप पहले चलेंगे तो महात्मा गांधी हो, विनोबा भावे हो, चाहे विवेकानंद जैसे हमारे पुराने विचारक रहे हों, इन लोगों का भी ऐसा ही कहना था। ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट सही होने से क्या समस्याएं समाप्त हो जाती हैं या फिर समस्याएं शुरू हो नहीं होंगी। ठीक है, उसको भी समझना होगा। अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप सोचिए, आप भी जब कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहां पर 10% का कोटा एक है। ठीक है, 10% तक का इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कोटा आपको देखने को मिल रहा है, और वहां पर
हमारा एक सिस्टम ऐसा है जो करप्शन फ्री तो है ही नहीं, करप्शन यहाँ पर भर भर के है, करप्शन भर भर के है यहाँ पर। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, ऐसे लोग भी सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं जो भी किसी भी एंगल से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो नहीं आते हैं। तो एक समस्या ये भ्रष्टाचार करप्शन की हमारे यहाँ है, जिस कारण से फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो क्या सही में जिनको रिक्वायरमेंट है रिजर्वेशन की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, वहां तक ये चीज पहुंच पा रही है क्या? नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, उसके अलावा कोई प्रॉपर डेफिनेशन उसकी बनाई भी नहीं गई है कि जो इसको सब एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो। इसकी कुछ क्राइटेरियाज बना दिए गए, लेकिन वो क्राइटेरिया में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, कोई प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नहीं दी गई है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसको पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कॉन्सेप्ट को, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आगे आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर वे में इस वीकर सेक्शन की एक डेफिनेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी। प्रॉपर वे में एक डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक तो ये हो गया। दूसरी में आपको क्या समस्याएं रहेंगी? भ्रष्टाचार की समस्याएं। रातों रात भ्रष्टाचार तो नहीं होता है। अन्ना हजारे जी लोकपाल करते हैं, क्या सब कुछ सही हो गया? कुछ नहीं सही हुआ। निकल के आते हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, कहते हैं हम सब सही, हम सब सही हैं जी, सब सही हैं जी। लेकिन वास्तविकता में क्या है? उनके नेता भी पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं किसी भी एंगल से। वो भी ऐसे नहीं है। कुछ होंगे आम आदमी को सपोर्ट करने वाले, आप लोगों में से भी हो सकता है, लेकिन उनके भी विचार अगर आप देख लेंगे, दिल्ली में जब जाते हैं कहते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में सब पढ़ रहे हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, वो कहते हैं क्या कि यहाँ पर लोग गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग पिछड़े हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो अच्छा है, यहाँ पर नहीं पढ़े तो अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो भी क्या है, पॉलिटिक्स से अफेक्टेड ही हैं। वो भी कोई दूध के दूल्हे तो नहीं है, जैसे बाकी हैं वैसे वो भी हैं, हमाम में सब एक ही जैसे ही हैं। तो ये समस्या भ्रष्टाचार की रातों रात तो खत्म होने वाली होती नहीं है, सभी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये प्रोविजन बनाया है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही, कुछ तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं अभी आप लोग के चैट नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज मैं बाद में एक साथ ही डिस्कस करूंगा प्लीज। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात आप सुनते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप इसका परसेंटेज बढ़ा देते हैं, इसको किसी भी तरीके से परसेंटेज आप बढ़ा लेते हैं, तो इनकम टैक्स के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि किस फैमिली में, किसी फैमिली का क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, उसकी आर्थिक आधार पर सब कुछ पता लगा सकते हैं। दूसरा, 100% अगर आपने आधार आधारित आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो भी आप क्या कर सकते हैं कि इस समस्या का थोड़ा बहुत निजात लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपको एक ऐसा सर्विस क्लास भी डेवलप करना होगा जिसका पर्पस क्या रहेगा, जिसका फंक्शन क्या रहेगा, कि ये जो सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं किसके, इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशंस के जो किए जाएंगे सर्टिफिकेट के, कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं वो सही बनाए जा रहे हैं या फिर नहीं बनाए जा रहे हैं, उस पूरी चीज का आइडेंटिफिकेशन करें। तो जब आप कॉन्सेप्ट ईडब्ल्यूएस का कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या सही है या नहीं सही है, तो हमेशा ये सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो हाँ चैलेंजेस हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग दिक्कत एक समस्या है, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको तक नहीं पहुंच पा रहा है, करप्शन एक समस्या है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ऐसी एक समस्या है। तो चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आधार कार्ड के द्वारा आप सभी का पता लगा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा आप सभी का पता लगा सकते हैं। अलग से आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसका फंक्शन सिर्फ यही रहेगा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनकी सत्यता की जांच करते रहना। ठीक है, तो कभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी आंसर आप
दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी सामान्यतः आर्थिक आधार पर आरक्षण का होना अच्छा होता है। यह एक लोकतांत्रिक विचारधारा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद के विचारों में दरिद्र देवो भव, आचार्य विनोबा भावे के विचारों में सर्वोदय और महात्मा गांधी के विचारों में हरिजन जैसी भावनाएं कहीं न कहीं आर्थिक पिछड़ेपन की चुनौतियों से युक्त हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में पिछड़ेपन की परिभाषा में सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही नहीं माना, बल्कि उन्होंने आर्थिक आधार पर भी पिछड़ेपन को भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और इंदिरा साहनी की याचिका में उन्होंने ये चीज सही ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं में कुछ जातियों में जबरदस्त पिछड़ापन है और उनकी पहचान का सबसे आसान आधार जाति है। यदि आर्थिक आरक्षण दिया जाता है तो आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा डिफाइन होना आवश्यक है। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट जो हैं वो उसमें दिए गए हैं। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को तय करने के लिए लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेट, प्रमाणीकरण इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी और भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो संगठन या कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी उससे गैर योजनागत व्यय भी बढ़ सकता है। तो इस आधार पर आर्थिक आरक्षण भले सही है, लेकिन चुनौतियों को दूर करना भी आवश्यक है। और आर्थिक आधार पर जो परिभाषा दी, इसको एक प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा को समय समय पर न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा देखना पड़ेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में संशोधित करते रहना पड़ेगा। कार्यपालिका सिर्फ वोट बैंक के लिए इसका प्रयोग न कर सके, ऐसी प्रोविजंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे प्रोविजंस करने पड़ेंगे। आधार योजना को 100% लागू करना पड़ेगा। 100% डिजिटलाइजेशन एवं आयकर रिटर्न के द्वारा सरकार आर्थिक स्थिति का पता लगा सकती है। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये क्लियर हो जाता है इस टॉपिक के बारे में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के विषय में। कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर 2 मिनट पे क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो उसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो हर 2 मिनट पे मैं एक एक लोग के अगर मैसेज आते रहेंगे मैं उसका जवाब देता रहूंगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको एक प्रॉपर वे में स्टडी करना है तो टाइम से आप ज्वाइन करिए, रेगुलर रहिए, डेली क्लासेस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। आज आपने किया, कल नहीं किया, परसों फिर आएंगे क्लास करने, आपको समझ में नहीं आएगी, आप केवल क्लास डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए सिर्फ जो भी डाउट्स हैं वो लास्ट में ही क्लियर होंगे। आप लोग बार बार बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं दूंगा जब तक लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो जो भी है प्लीज उसको समझिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक वेकर सेक्शन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का ये कहता है कि क्या तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको एम्प्लॉयमेंट का टूल समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए, कि सिर्फ रिजर्वेशन के द्वारा रोजगार प्राप्त हो जाएगा, ये समझना सही है या नहीं सही है। ये कोई क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या फिर कहीं पे इससे जुड़ा हुआ मेंस में कुछ क्वेश्चन लिंक करता हुआ आ जाए कि क्या रिजर्वेशन को एम्प्लॉयमेंट का एक टूल समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए। तो देखिए, इसके आंसर में भी आपको जॉन रॉल्स की बात करनी पड़ेगी। जो रिजर्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली किसी भी तरीके से पिछड़े हुए हैं, सोसाइटी में पीछे हैं, वो आगे बढ़ सकें, वो आगे बढ़ सकें। एक तरीके से ये क्या कह रहा है, सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का बात कर रहा है। चुनावी न्याय की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। सोशल जस्टिस की बात कर रहा है कि समाज में सब लोगों को न्याय मिल सके। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एग्जाम में लिखने को आएंगे, इंटरव्यू में पूछने जाएंगे, तो वहां पर आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये एक सोशल जस्टिस के लिए है। थोड़ा सा आपको यहां पर प्रैक्टिकल भी अप्रोच दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाते हुए थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, किसी को अदर वे में नहीं होगा। हमारे यहाँ कुछ 2015 बैच में एक आईएएस की टॉपर रही। ठीक है, उसके बाद उनकी सिस्टर भी आईएएस क्वालिफाई होती हैं, उनके पिताजी भी
आईएएस क्वालिफाई, शायद उनकी माताजी भी ऐसे आईआरएस वगैरह में क्वालिफाइड। तो इन्होंने भी लिया रिजर्वेशन, इन्होंने भी रिजर्वेशन लिया, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी लिया, ठीक है, ये सब ने लिया, ठीक है, मिल रहा है, लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या इनको अब वास्तविकता में आवश्यकता थी? वास्तविकता में आवश्यकता थी? क्या ये समाज में अभी भी पिछड़े हुए थे? नहीं, ये समाज में अभी तो पिछड़े हुए नहीं है। और किसी एक छोटे से गांव में आप चले जाइए, किसी भी एक छोटे से गांव में चले जाइए, तो वहां पर आज भी ऐसा है जहां पर लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको इसके बारे में शायद पता भी नहीं है, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में शायद पता भी नहीं है। तो अगर आप आजादी के बाद से आज तक, भारत भले एक रिपब्लिक, गणतंत्र, लोकतांत्रिक देश बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया, क्या रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जिस फिलॉसफी के तहत हम लाए थे कि समाज में सभी को हम आगे ले आ सकेंगे, क्या वो उसको हम कर सके हैं क्या आज तक? सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि ऐसा हम नहीं कर पाए हैं। और रिजर्वेशन आज की डेट में एक वोट बैंक की पॉलिसी बन के रह गया है। वोट बैंक की एक पॉलिसी बन के रह गया और कुछ नहीं रह गया है। रिजर्वेशन कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन की पहुंच कहां तक हो रही है, रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, जिसको मिलना है उसको उसके बारे में पता भी है कि नहीं, उसको जानकारी है भी कि नहीं है, इन सब चीजों के बारे में भी उसको चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो सोशल जस्टिस का है, लेकिन समाज में सोशल जस्टिस तो हो नहीं रहा है, सोशल जस्टिस हो नहीं रहा है। अब थोड़ा सा हम लिंक करते हैं किससे, अपने क्वेश्चन से, कि क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन ही एक कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन के बिना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है? तो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, कैसे, 1991 के बाद जब से एलपीजी रिफॉर्म्स भारत में भी हुए, मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुले हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो इन एमएनसीज में कई ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, वीकली वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली हैं, इनको भी इन एमएनसीज में एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इनको यहाँ पर अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो अच्छे पर्क्स भी मिल रहे हैं, और साथ में एक इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। आपके कितने साथ के लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है, कोई डेनमार्क जा रहा है, कोई चेक रिपब्लिक जा रहा है, किसकी बदौलत जा रहा है? इस एलपीजी रिफॉर्म्स के बदले ही जा रहा है। क्या वहां पर कोई ऐसी क्राइटेरिया रखी गई है क्या कि कौन किस क्लास का हो? तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो वहां पर नहीं हो रहा है। तो जब भी अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट का, तो सिर्फ रिजर्वेशन ही क्या एम्प्लॉयमेंट का एक टूल हो सकता है? ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन अपने आप में एक अच्छी विचारधारा है, सोशल जस्टिस है, लेकिन हमको प्रयास क्या करने पड़ेंगे कि ये एक वोट बैंक की पॉलिसी ना बने, बल्कि ऐसा हो कि जिनको वास्तविकता में इसकी जरूरत है वहां तक ये पहुंच सके। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जागरूकता बढ़ाना होगा, वहां पर बल्कि रिजर्वेशन अधिक मायने में देना चाहिए। क्यों? इससे जो पिछड़ा वर्ग होगा, अगर वो शिक्षित हो जाता है तो वो यहां पर भी जॉब के लिए जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक सर्विसेज, पीएससी हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, वहां पर रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। वहां पर तो अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन साथ में उनको यहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ क्या रिजर्वेशन ही एक अपने आप में टूल है? तो ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक 3 क्वेश्चंस थे जिनके हमने अपने मेंस आंसर राइटिंग या इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम जो भी डिस्कस कर सकते थे, उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा अपने आर्टिकल 17 और 18 को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर आप लोग के डाउट्स जो भी हैं उसको ले लेंगे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। देखिए, जब भारत आजाद हुआ उस समय और आज 2022 तक में ले लीजिए, अगर आप देखेंगे इवन ब्रिटिश टाइम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते थे कि
अपर कास्ट अगर है, ठीक है, अपर कास्ट अगर है तो उसके यहाँ कोई लोअर कास्ट जा रहा है तो उसके सामने वो जमीन पे ही बैठेगा। जिस हैंडपंप से अपर कास्ट पानी ले रहा है वहां पर से लोअर कास्ट पानी नहीं लेगा। और अगर शायद आपको थोड़ा हो सकता है सही है या नहीं है उसमें तो थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन आप जो 1857 के इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की बात करते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं ऐसी ही एक अवधारणा छिपी हुई थी। माना जाता है कि ऐसा कहा, कुछ इतिहासकारों ने कहा भी है कि मंगल पांडे कहीं पे जा रहे थे और मंगल पांडे को लगी थोड़ी सी प्यास, तो मंगल पांडे जहां पर पानी पीने के लिए गए, किसी कुएं वगैरह से पानी उन्होंने लिया, और वहीं पर कोई शायद लोअर कास्ट का पीपल आ गया, लोअर कास्ट का पर्सन आ गया और उसने भी वहां से पानी ले लिया। तो मंगल पांडे ने पानी पीना बंद कर दिया। तो उसने पूछा, भैया कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपने पानी नहीं पिया, मैं ले लिया? तो बोले कि मैं अपर कास्ट हूँ, इस तरीके से जो भी बात हुई। तो उन्होंने कहा, इस बंदे ने कहा, आप खुद तो ऐसी बातें करते हो और आप लोग के साथ में खुद ऐसे लोग हैं जो आपकी जो बंदूकें हैं वो तो पूरी मांस वगैरह से बन रही हैं। तो वो बंदा ही मंगल पांडे को वहां पर ले गया, इस फैक्ट्री में ले गया, दिखाया उसने जहां पर पूरे गाय भैंसे, जिसकी कारतूस एनिमल्स के मांस वगैरह से जो भी कारतूस बनाए जा रहे थे, जिस जगह पे, वो जगह वहां पे पूरी फेंकी हुई थी इससे। तो मंगल पांडे को वहीं से एक वो मिला कि ये सब हमसे यूज करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में यही एक कॉन्सेप्ट था, ऐसा कई लोग कहते हैं, इतिहासकार में बहुत सारे लोग कहते हैं। उसमें क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं हो तो भगवान जाने, ठीक है। तो लेकिन ऐसी चीजें थी, आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। मंदिर जाना है तो वहां पर सबको मौका नहीं मिलता, कुछ जगहों पे ऐसा बना दिया कि भैया ये लोग नहीं जाएंगे, ये सब ऐसा रहेगा। तो आर्टिकल 17 यही कहता है कि ये इस तरीके की अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत की जो भावना है, उसको समाप्त किया जाएगा। और अगर कोई छुआछूत अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है या उसको इस तरह से कहता है तो वो एक अपराध होगा, ठीक है। अपराध के लिए कोई सजा की, पनिशमेंट की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, सजा का कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, लेकिन सुप्रीम पार्लियामेंट पार्लियामेंट को यह पावर दे दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अनटचेबिलिटी कोई कर रहा है, उसके लिए आपको उस पनिशमेंट बनाना है, तो वो पावर आपके पास में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह पावर दे देता है कि आप उसको सजा कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद में 1955 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस कर एक्ट लाया। कहां पर लाया गया? पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा छुआछूत को निषिद्ध किया गया और उसमें क्या किया गया, साथ में उसको पनिशेबल बनाया गया, क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। बाद में 1976 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए, ठीक है, अमेंडमेंट भी उसमें किया गया। तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और संसद को यह शक्ति दी गई कि उसके लिए सजा के प्रावधान कर सके। 1955 में संसद ने इस तरीके का एक एक्ट लाया, जिसमें 1976 में, जिसके बाद उसने अमेंडमेंट भी इसमें किया। फर्दर 1989 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से पिनल्टी मेजर्स ले आए गए, जिसमें उनके अगेंस्ट में अगर कुछ अपराध होते हैं तो सजा के प्रावधान किए गए, ठीक है। और कई बार इसका दुरुपयोग भी हो देखने को मिलता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा कुछ एक्शन लिया तो सरकार ने उस निर्णय को पलट करके संसद में एक अलग से एक्ट पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की वो बात नल एंड वाइड एक तरीके से हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी? आर्टिकल 17 में की अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 किससे डील करता है? अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, छुआछूत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करते हुए उसको समाप्त करने की बात करता है, ठीक है। 1955 में छुआछूत निषिद्ध एक्ट पारित किया। 1976 में एक्ट का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण, ठीक है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट दे दिया। इसमें जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव बंद किया गया। किसी भी स्थल पर प्रवेश धर्म के आधार पर अगर कहीं होता है तो वो नहीं हो सकेगा, मतलब छुआछूत के आधार पर निषिद्ध कर दिया गया। इसकी प्रकृति व्यक्ति एवं राज्य दोनों के लिए निगेटिव है, मतलब ना पर्सन कोई भेदभाव कर सकता है, ना स्टेट कोई भेदभाव कर सकता है। तो ये बात हो गई किसकी? आर्टिकल 17 की। अब आते हैं
आर्टिकल 18 में। जैसे आप ब्रिटेन वगैरह में सुनते हैं सर जॉन मार्शल। सर क्या है यहाँ पर? एक टाइटल है, उपाधि है, उपाधि है, इनको एक टाइटल दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुंवर साहब हुआ करते थे, टाइटल होता था, राजा साहब, इस तरीके के बहुत सारे टाइटल हो चलते थे। ठीक है, अंग्रेज लोग भी खूब टाइटल देते थे भारतीयों को खुश करने के लिए। तो आर्टिकल टाइटल क्या कहता है कि चूंकि भारत में सभी लोग समान हैं, इसलिए इस तरीके का कोई भी टाइटल मान्य नहीं होगा। इस तरीके का कोई भी टाइटल मान्य नहीं होगा। अगर कोई लेता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे विदेश से चाहे कहीं से भी। भारत में टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है। और जैसे कई बार कहते हैं ना सर रविंद्र जडेजा, तो भैया सर रविंद्र जडेजा सर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सर एक अपने आप में उपाधि है और भारत में इसको बंद कर दिया गया है। अगर कोई टाइटल लगा सकता है तो कौन लगा सकता है? एजुकेशन के फील्ड में कोई लगा सकता है, और आर्मी। आर्मी और एजुकेशन को छोड़कर कोई भी टाइटल्स का प्रयोग नहीं कर सकता है। इससे जुड़ा हुआ ही एक मुद्दा सामने आ गया था कि जब सरकार बनी थी किसकी? जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तो इन्होंने एक काम किया था कि जो भारत रत्न थे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार जितने भी हैं, इसको भी उन्होंने एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। और इन्होंने कहा कि भैया ये सब भी टाइटल हैं और इसको नहीं दिया जा सकता, ये सब समाप्त कर दिया उन्होंने। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बनती है, इंदिरा गांधी की सरकार जब फिर से बनती है, तो इन्होंने क्या किया? इन टाइटल्स को फिर से शुरू कर दिया। तो कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म पुरस्कार जीत, पद्मश्री हो गया, ये सब क्या है? आपने अपने देश के लिए जो भी आपने सेवा कार्य किया है, आपने जो भी सर्विस की है, उसके लिए ये आपका रिवार्ड है, आपके लिए ये पुरस्कार है, आपका ये अवार्ड है। ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है। तब से ये कहा गया कि इन सबको जारी रखना सही है, ये अपने आप में ये एक अवार्ड है। लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर भारत रत्न है तो क्या वो ये लिख सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? नहीं, भारत रत्न सचिन ये कोई टाइटल नहीं है, इसको अपने नाम से पहले आप नहीं लगा सकते। भारत रत्न लता मंगेशकर नहीं लिख सकते, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न अटल बिहारी नहीं लिख सकते, पद्मश्री ये, पद्मश्री अमिताभ बच्चन, पद्म भूषण ये सब आप नहीं लिख सकते। अपने नाम से पहले इन सबको नहीं लगा सकते। आपको इन्हें दिया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए रिवॉर्ड अवार्ड हैं, ये आपके सेवा के लिए आपको दिया गया है, ये कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की कहानी समाप्त होती है, यानी कि पहला फंडामेंटल राइट्स हमारा समाप्त होता है। इसमें जो मेंस के लिए कंटेंट था उसको भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, सब कुछ किया है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर पड़ता है कि आपने कितने अच्छे से उसको समझा है, रिवाइज किया है, फिर से उससे के जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब आप लोगों में से जो जो क्वेश्चन थे उसको आप लोग पूछिए।